वेलकम बच्चों। इसके पहले हमने देखा वाइब्रेशंस अलोंग द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और उसमें हमने देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके आज हमको देखना है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जानते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrations along the vibrating string is given by तो क्या फार्मूला था याद करो। n इज इक्वल टू फार्मूला था 1/2 रूट में 2t/m। ठीक है, वेयर यहाँ पर जो चीज़ें हैं हम लिखते, यहाँ पर L था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, कैपिटल T है यहाँ पर टेंशन इन द स्ट्रिंग और स्मॉल m है यहाँ पर कैपिटल M अपॉन L, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो बच्चों इसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग देखना है। ठीक है, तो इसमें से पहला है हमारे पास लॉ ऑफ लेंथ। पहला क्या पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास करना क्या है वो सिंपल, तो हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट समझो। यहाँ पे देखो n फ्रीक्वेंसी है, L हमारी लेंथ है, T हमारा टेंशन है और M हमारा कैपिटल M बाय कैपिटल L है, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। तो ध्यान में रखो, जब हम लॉ ऑफ लेंथ पढ़ेंगे तो लेंथ को छोड़कर बाकी जितनी भी चीज़ें आप उसको कॉन्स्टेंट ले लेना। तो इसमें एक्स्ट्रा के वेरिएबल्स कौन से, देखो एक T है और एक M है। तो M यानी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और T है टेंशन। तो अगर मान लीजिए इसका जो स्टेटमेंट है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ अगर इसको हम कांस्टेंट रखते, ठीक है, जैसे कि फार्मूला है हमारे पास 1/2L/T/m। सोचो हम T और M को क्या करते हैं, कांस्टेंट रख देते, और यहाँ पे 1/2 ये भी कांस्टेंट है, तो सिंपली क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट में चला जाएगा, यानी कांस्टेंट आएगा इनटू 1/L होगा, और कांस्टेंट को हटा दो तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन हो जाएगा, लेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ध्यान में रखना है वो जो स्टेटमेंट है वो ये कि अगर हम टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना इसका जो स्टेटमेंट है क्या है, इफ द टेंशन उसको हम लिखेंगे T एंड मास पर यूनिट लेंथ, मतलब हम उसको देंगे नाम स्मॉल m। ठीक है, आर केप्ट कांस्टेंट देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to the length of the string। ठीक है, मतलब यहाँ पर T और M को अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो सिर्फ बचेगा कौन, N बचेगा और L बचेगा, लेकिन L हमारे डिनोमिनेटर में है, मतलब उल्टा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट इज यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द L। ठीक है, यानी इस तरह से हमारे पास लॉ ऑफ लेंथ होगा। सिंपल ध्यान में क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम इसको लिख सकते हैं तो अगर मान लीजिए कि L इधर भेज दिया तो N इंटू L ये क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा है पहला कौन सा, लॉ ऑफ लेंथ। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, लॉ ऑफ लेंथ के लिए, लॉ ऑफ लेंथ में आपको क्या करना है, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा L बन जाएगा, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बनेगा। सेकेंड है हमारे पास, हम अभी लेते लॉ ऑफ टेंशन। यहाँ पर क्या हेडिंग डालते हैं हम, लॉ ऑफ टेंशन।
तो सिंपल आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ लेंथ लिया था तो लेंथ को छोड़कर बाकी को हमने कांस्टेंट रखा था। अब हम क्या करेंगे, ये जो टेंशन है, हमारा हेडिंग है लॉ ऑफ टेंशन, तो टेंशन को छोड़कर हम एल और यम को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जैसे हमारे पास एन इज इक्वल टू क्या है 1/2L अंडर टी बाय यम है, हमको लॉ ऑफ टेंशन चाहिए तो आप यल को और यम को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो यन इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा और टेंशन जो है वो है अंडर रूट पे। ठीक है, दूसरी बात वो ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, लेकिन टेंशन कहाँ पे आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, यानी बोलेंगे क्या हम कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, टेंशन चाहिए तो एल और यम को कांस्टेंट रखो, मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा इफ द टेंशन, टेंशन नहीं, हमारे पास होगा लेंथ, इफ द लेंथ को हम बताएंगे कैपिटल एल से, एंड मास पर यूनिट लेंथ, इसको हमने बताया है स्मॉल एम से, आर केप्ट कांस्टेंट, then the fundamental frequency is directly proportional to the square root of tension in the string। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे हम कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आप इसको इधर लेके आओ तो n बाय क्या होगा, रूट टी, ये हमारा जो रेशो है वो रेशो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, यल अगर इधर गया तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रेशो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ टेंशन। ध्यान में रखना, लॉ ऑफ टेंशन लेना है मतलब टी, तो यल और यम को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार तीसरा कौन सा होगा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, देखो ना 3 वेरिएबल थे, यल था, टी था, यम था। यल लेते समय टी और यम को कांस्टेंट रखा, टी लेते समय एल और यम को कांस्टेंट रखा। अब हम स्मॉल यम लेंगे तो यल और टी को कांस्टेंट रखेंगे। देखिए स्मॉल यम यहाँ पर क्या है, स्मॉल यम यहाँ पर है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो उसको लेने के लिए यल और टी को कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारा लॉ होगा यहाँ पर लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्मॉल यम। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो चलो, तो इसके लिए क्या होगा, किसको कांस्टेंट रखने वाले हम, इसके लिए हम कांस्टेंट रखेंगे लेंथ और टेंशन को, यानी सिंपली क्या कहेंगे यहाँ पर हम इफ द लेंथ को हम एल से बता रहे, एंड टेंशन को हमने कैपिटल टी से बताया, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट, अगर इनको हमने क्या किया, कांस्टेंट रखा, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज, देखो अब यहाँ पर देखो, अगर बात करते हैं ये जो यन है, यन इज इक्वल टू 1/2L है, अंडर रूट में है टी बाय यम। हमने किसको कांस्टेंट रखा, यल को कांस्टेंट रखा, टी को कांस्टेंट रखा, मतलब इतना पोर्शन पूरा चला गया। तो यन इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अपॉन रूट में एम है। ठीक है, मतलब नीचे में होने के कारण इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर रूट ऑफ यम बोलेंगे हम, यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा मास पर यूनिट लेंथ, यानी क्या कहेंगे यहाँ पर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
ठीक है बच्चों, इस तरह से ध्यान में रखना है। दैट इज मैथमेटिकली लिखेंगे n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द m। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम काम करेंगे। अगर रूट m को इधर ला लिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे n इंटू रूट m, यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लॉज है। कौन से? लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ टेंशन है, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ है। लेन के लिए आपको क्या करना है, टेंशन और मास पर यूनिट लेन को कांस्टेंट रखना है। टेंशन लेते समय एल और एम को कांस्टेंट रखना है। और जब आप स्मॉल एम लेंगे तो स्मॉल एम के लिए एल और हमारे पास में जो टेंशन है उस टेंशन को कांस्टेंट रखना है। और बाकी का जो उनमें रिलेशन आता है वो रिलेशन यहाँ पे स्टेट करना है, बताना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रेडियस और डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, उसके अनुसार भी यहाँ पर एक लॉ बनता है जिसको हम नाम दे देंगे नंबर 4, यानी यहाँ पर बोलेंगे हम लॉ ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये हम इसका भी विचार करते। ये हमारे पास मान लीजिए क्या है, एक चौथा लॉ लेते हैं हम, लॉ ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो बच्चों हम सबको मालूम है यहाँ पर जो स्मॉल एम लिया है तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या है, वी हैव क्या है हमारे पास, वी हैव स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम अपॉन यल है। अब यहाँ पर कैपिटल एम की बात करते हैं तो वो है मास, ठीक है। यहाँ पर ये जो एम है ये एम हमारा क्या है, मास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बारे में यल के बारे में हमने ऑलरेडी लिखा है कि वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अब बच्चों अभी मालूम है डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी को बताते हम रो से, मास है हमारे पास कैपिटल एम और वॉल्यूम के लिए लेते हम वी। अगर अब बात करते हैं मास एज इट इज़ है और वी है वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होने वाला है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन अगर हम बात करते कि वो जो वायर हमने लिया था जिसके ऊपर वाइब्रेशंस तैयार हुए थे, अगर वायर बारीक है मोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जनरली हमारा जो रहता है उसका शेप होता है सिलेंड्रिकल, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच क्या होती है, हमारी हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पर हाइट न लेते हुए, जैसे अगर ये हाइट है लेकिन इसी को आड़े में अगर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते तो हाइट हमारी और कुछ नहीं रहती, वो रहती है लेंथ। यानी यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर यल। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर यल, ठीक है। तो यल यहाँ पर है हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, मास को अकेला करिए, ठीक है। तो मास को अकेला कर देंगे तो रो और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी यहाँ पर होगा पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो होगा, ठीक है। अब हमारे पास है स्मॉल एम का फार्मूला। तो स्मॉल एम का फार्मूला क्या था, अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम अपॉन यल है। और कैपिटल एम की वैल्यू क्या आ चुकी है, पाई आर स्क्वायर एल, साथ में रो है, ठीक है, और नीचे में फिर से एल। तो यहाँ पे एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो यम इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल कैंसिल तो रो बचेगा। मान लीजिए हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 में इस m के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, यानी क्या होगा यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या फार्मूला होगा, n इज इक्वल टू, वहाँ पे 1/2l है तो यहाँ पे 1/2l, ठीक है। रूट में कैपिटल T है और वो देखो स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की जगह पे वी कैन पुट हियर पाई आर स्क्वायर रो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए। सो क्या होगा यहाँ पर, n इज इक्वल टू 1/2l ऑलरेडी है, देखो ये स्क्वायर है, r स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो r बाहर आएगा लेकिन नीचे आएगा, ठीक है। सो रूट में बचेगा कौन, वो आप देख लीजिए, यहाँ पर t है, साथ में बचेगा हमारे पास पाई और रो बचेगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर हमको एक फार्मूला मिलता है। और अब हमने हेडिंग कौन सी डाल के रखी है, रेडियस, तो रेडियस यानी आर, और डेंसिटी ऑलरेडी मैं डेंसिटी को रो से बता चुका हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी, अब यहाँ पे चेक करो, जब मैंने लॉ ऑफ लेंथ कहा था तो लेंथ को छोड़कर टी और एम को कांस्टेंट लिया था। जब मैंने टेंशन की बात की थी तो टेंशन को छोड़कर एल और एम को कांस्टेंट लिया था। जब हमने बात की थी लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ यानी एम को छोड़कर एल और टी को कांस्टेंट लिया था। एग्जैक्टली सेम वे हियर हमने किसकी बात कर रही है यहाँ पर हम तो रेडियस और डेंसिटी,
तो रेडियस और डेंसिटी को छोड़कर जो बाकी वेरिएबल्स है उनको हम क्या करो, कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो यहाँ पे एल यानी लेंथ और टी यानी टेंशन को कांस्टेंट रखते हैं। अब रही बात 1/2, ये भी नंबर है, पाई की वैल्यू 3.14 है, वो भी कांस्टेंट है, यानी सिंपली जो जो होगा यहाँ पर उसके अनुसार काम करते हैं। तो आप देखो यन और आर का विचार करते हैं, तो यन और आर हमारे पास कहाँ आ रहा, नीचे। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये पहला पार्ट। अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी भी वैसे ही है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर वो अंडर रूट में है, तो 1/, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन हम ऐसा डालेंगे, यानी यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों की जगह पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक डायरेक्ट होगा और एक क्या होगा, रूट में। यानी यहाँ पर अब लिखते हैं स्टेटमेंट इसका, किसको कांस्टेंट रखेंगे, लेंथ और टेंशन को। यानी यहाँ पर होगा इफ द लेंथ को एल से बताएंगे एंड टेंशन यानी कैपिटल टी, ठीक है, ऑफ द स्ट्रिंग आर केप्ट कांस्टेंट। अगर हमने इनको कांस्टेंट रखा, ठीक है, देन क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर 1, ठीक है। रेडियस की बात करते तो रेडियस को डायरेक्ट बोलेंगे रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग की रेडियस को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात करते हैं डेंसिटी को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डेंसिटी के समय स्क्वायर रूट में, यानी यहाँ पर बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। सो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास है लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर एक है हमारे पास लॉ ऑफ लेंथ, सेकंड है लॉ ऑफ टेंशन, फिर है लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, और उसके बाद में हमने लास्ट में लिया लॉ ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। ये हमारे किताब में नहीं होता, लेकिन अगर कभी कभार उन्होंने पूछ लिया प्रॉब्लम में, सो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इन दिस वे, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद में जो है वो हम देखने वाले हैं द वाइब्रेशंस ऑफ द एयर कॉलम इन द पाइप, दैट विल बी कंटिन्यूड ऑन नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।